एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक लड़का रहता था। रघु ढाबे में बावर्ची का काम करता था। उसका मालिक हर दिन उसे टोकता रहता। सेठ, अरे रघु, तू ठीक से काम नहीं करता, तेरा ध्यान कहीं और रहता है। समय बर्बाद मत किया कर, बस अपने काम पर ध्यान दे। रघु, अरे सेठ जी, मैं तो अपना काम ही कर रहा हूं और ऊपर से खाना भी स्वादिष्ट बनाता हूं, लेकिन सेठ जी को जैसे रघु से कुछ भी अच्छा नहीं दिखता था। एक दिन घर आकर उसने अपनी पत्नी से दिल की बात कही। रघु, लक्ष्मी, मुझे अपने काम से संतुष्टि नहीं मिल रही है। सेठ जी हमेशा कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, बहुत झल्लाहट हो जाती है अब। लक्ष्मी, लेकिन अगर तुम नौकरी छोड़ दोगे तो घर कैसे चलेगा? अगर तुम सच में बहुत परेशान हो तो हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा। कुछ दिन बाद रघु हमेशा की तरह ढाबे में काम कर रहा था। तभी सेठ जी एक नए आदमी के साथ वहां आए। सेठ, रघु, अब तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं, मैंने नए बावर्ची को रख लिया है। अब जा अपनी बीवी के लिए खाना बना। रघु का चेहरा उतर गया। वो चुपचाप अपने घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचा तो लक्ष्मी बाहर खड़ी थी। रघु, लक्ष्मी, सेठ जी ने मुझे काम से निकाल दिया, अब क्या करूं, समझ नहीं आ रहा। लक्ष्मी, कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, घबराओ मत, हम कुछ सोचेंगे। रघु, मुझे नहीं लगता अब मुझे कहीं नौकरी मिलेगी, कौन रखेगा मुझे। लक्ष्मी, सेठ जी को तुम्हारे स्वाद का अंदाजा ही नहीं था। हमें अब किसी की नौकरी करने की जरूरत नहीं, हम खुद का ढाबा खोलेंगे। अगले ही दिन लक्ष्मी गांव के सोने के गहनों की दुकान पर गई और अपना हार और अंगूठी बेच दी। पैसों से एक छोटा सा ढाबा शुरू किया। लक्ष्मी, अब कोई कुछ नहीं कहेगा, ये ढाबा तुम्हारा है, जो मन से बनाओ, जैसे बनाओ। रघु, लक्ष्मी, तू नहीं होती तो मैं क्या करता, मेरे लिए तूने अपने गहने तक बेच दिए। लक्ष्मी, ये गहने तुम्हारे आगे कुछ भी नहीं, मेरे लिए असली गहना तो तुम्हारा हुनर है। फिर क्या था, रघु स्वादिष्ट खाना बनाता और लक्ष्मी ग्राहकों को बड़ी आत्मीयता से परोसती। कभी कभी एक सच्चा साथ ही काफी होता है सपने पूरे करने के लिए। एक गांव में हरिप्रसाद नाम का एक बुजुर्ग आदमी अपने बेटे गोविंद के साथ रहता था। हरिप्रसाद की गांव में एक छोटी सी चाय की दुकान थी, जहां सुबह से शाम तक गांव के लोग चाय पीने आते थे। एक दिन गोविंद, अरे बापू, मुझे घूमने जाना है कहीं बाहर, कुछ पैसे दे दो ना। हरिप्रसाद, बेटा, मेरे पास तो अब कुछ बचा ही नहीं, जो कमाता हूं वो सब घर के खर्चों में चला जाता है। गोविंद, क्या, कितना खर्च हो जाता है घर में, सीधा बोलो ना, देना नहीं चाहते तुम, बहाने क्यों बना रहे हो। हरिप्रसाद कुछ नहीं बोला। अगले दिन जब हरिप्रसाद दुकान पर ग्राहकों को चाय पिला रहा था, तभी गोविंद आया। गोविंद, मैं जा रहा हूं बापू, आपने पैसे नहीं दिए तो क्या हुआ, मैं खुद का इंतजाम कर लिया। हरिप्रसाद, किससे पैसे लिए बेटा, और कैसे लौट आएगा तू। गोविंद, लौटा दूंगा कुछ भी करके, आप अपना काम देखिए। इतना कहकर वो चला गया। हरिप्रसाद की आंखें भर आईं। उसने धीरे से खुद से कहा, जिसके लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूं वो ही मेरी कदर नहीं करता, उल्टा मुझसे लड़ता है, शक करता है। दुकान खुली छोड़कर हरिप्रसाद चुपचाप गांव के वृद्धाश्रम चला गया। वहां पहुंचकर उसने वहां के एक सेवक से कहा, हरिप्रसाद, अब घर में मन नहीं लगता, क्या मैं यहां रह सकता हूं। सेवक, बिल्कुल बाबा, ये जगह सबके लिए है, जितना चाहो रहो यहां। हरिप्रसाद ने वहीं रहना शुरू कर दिया। इधर गांव में हरिप्रसाद के घर पर बिजली, पानी और कर्ज वसूली वाले लोग आने लगे। कर्जदार, कहां है तुम्हारे पिता, मैंने कह रखा था आ जाऊंगा पैसे लेने। गोविंद, मुझे नहीं पता बापू कहां चले गए, जब आएंगे तो बता दूंगा। कर्जदार, अब देख लूंगा मैं, और वो गुस्से में चला गया। घबराया गोविंद गांव में बापू को ढूंढने निकला। कई दिन की तलाश के बाद वो वृद्धाश्रम पहुंचा। गोविंद, अरे बापू, आप यहां क्या कर रहे हो, चलिए घर चलिए मेरे साथ। हरिप्रसाद, मुझे पता था बेटा तू आएगा, शायद कर्ज वाले आ गए होंगे ना, घबराना मत, दुकान की दराज में पैसे रखे हैं, दे देना उन्हें।
गोविंद, बापू लेकिन आप घर क्यों नहीं लौट रहे? हरिप्रसाद, अब उस घर में मेरा मन नहीं लगता। तू अकेला रह ले वहां। दुकान चलानी है तो चला ले, बेचना है तो बेच दे, शादी कर, खुश रह। मैं यहाँ अपने पुराने दोस्तों के साथ खुश हूँ। गोविंद, लेकिन बापू मैं अकेला कैसे रहूंगा? हरिप्रसाद, बेटा जब तक मैं था तूने मेरी कदर नहीं की, अब मैं वहां नहीं लौटूंगा। ये वृद्धाश्रम ही अब मेरा घर है, तू अपनी जिंदगी बना। इतना कहकर हरिप्रसाद ने गोविंद को धीरे से विदा कर दिया। माँ बाप के रहते हुए उनका सम्मान करें, वरना एक दिन वो हमें छोड़कर चले जाते हैं और फिर पछताने के सिवा कुछ नहीं बचता। गांव में एक लड़का राजू अपने पिता हरिराम के साथ रहता था। राजू का एक अजीब स्वभाव था। वो हमेशा अकेला रहता, किसी से बात नहीं करता। एक दिन हरिराम, अरे राजू बेटा, तू हमेशा अकेला क्यों घूमता है? देख, गांव के सब लड़के कैसे मिलकर खेलते हैं, बातें करते हैं, तू भी उनके साथ मिल जा। राजू, नहीं पापा, मुझे दोस्ती वोस्ती नहीं करनी, मुझे अकेलापन पसंद है, मैं खुश हूँ ऐसे ही। पिता, बेटा, इंसान अकेले कब तक खुश रह सकता है? दोस्त बनाना भी जरूरी होता है। जा, बाहर जाकर कुछ लड़कों से मिल। राजू को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। वो गुस्से में घर से निकल गया और सीधे गोलगप्पे के ठेले पर जा पहुंचा। ठेले वाला, अरे राजू भाई, फिर अकेले आ गए गोलगप्पे खाने? कभी तो किसी दोस्त के साथ आओ यार। राजू, भाई मुझे अकेले रहना पसंद है, दोस्त बनाकर क्या फायदा? गोलगप्पा तो अकेले भी टेस्टी लगता है। बात करते करते राजू चुपचाप वहां से निकल गया और सड़क पर चलते हुए खुद से बातें करने लगा। राजू, हर कोई बोल रहा है कि मैं अकेला हूँ, कोई दोस्त नहीं है। क्या दोस्त बनाना इतना जरूरी है? चलो आज ट्राई करता हूँ। फिर उसे गांव के कोने में कुछ लड़के दिखे जो मजे से बातें कर रहे थे। राजू हिम्मत करके उनके पास गया। राजू, भाई लोग, अकेला घूम रहा था तो सोचा तुमसे मिल लूं। एक लड़का, अरे वाह, लेकिन अगर हमारे दोस्त बनना है तो आम का जूस टेस्ट करना पड़ेगा। ये ले, पी ये बोतल। राजू ने बिना सोचे पूरा आम का जूस पी लिया, जो असल में दारू थी। कुछ देर में राजू झूमने लगा और तभी उन लड़कों ने राजू की जेब से मोबाइल, घड़ी और पर्स निकाल लिया और भाग खड़े हुए। रात गहराने पर राजू घर लौटा। राजू, पापा देखो, मैंने दोस्त बना लिए, उन्होंने मुझे आम का जूस भी पिलाया। पिता, ये कैसा जूस पी लिया बेटा? तू तो शराब की तरह महक रहा है। ये किसने पिलाई तुझे? राजू, पापा वो गांव वाले लड़के बहुत अच्छे हैं, मेरा सब कुछ ले गए, शायद जूस के बदले में। पिता, क्या तेरा फोन, घड़ी, पर्स सब चला गया? राजू नाचते हुए, पापा लड़ना है क्या? और वो वहीं बाहर नाचने लगा। राजू सीधा घर के सामने जमीन पर गिर गया और सो गया। हर किसी को दोस्त मत मानो, दोस्ती वहां करो जहां भरोसा हो, वरना अकेलापन भी बेहतर होता है। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक ऑटो ड्राइवर अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता था। रमेश मेहनती तो था। दिन में रमेश अपने ऑटो में इतने सवारी भरता जैसे कोई मिनी बस हो, और रात को भी वो ऑटो चलाता, और अगर कोई मुसाफिर मिल जाए तो उससे 2 गुना किराया तो वसूल करता। एक दिन पुलिस वाले ने चेकिंग में रमेश को रोका। रमेश अकड़ते हुए बोला, ये मेरा ऑटो है, जो चाहे करूं, आप मत बताइए मुझे। और वो बहस करके वहां से निकल गया। रात में जब उसके ऑटो ड्राइवर दोस्त एक चाय की दुकान पर बैठे थे, रमेश बड़े घमंड से बोला, अरे भाइयों, तुम लोग भी मेरी तरह ऑटो में ढेर सारी सवारी बैठाओ, पैसा देखो कैसे छपता है। एक दोस्त बोला, नहीं भाई, ये कानून के खिलाफ है और ऑटो की भी एक सीमा होती है, टूट जाएगा कभी। रमेश हंसते हुए बोला, डरपोक हो तुम सब,
मैं किसी से नहीं डरता। मैं चला अपने रास्ते। कुछ दिन बाद एक रात रमेश बाजार से अपनी पत्नी और बेटी के साथ लौट रहा था। उसका ऑटो धीरे धीरे हिचकोले खा रहा था। तभी अचानक एक छोटे से पत्थर से ऑटो टकराया और पूरा ऑटो पलट गया। गांव के लोग दौड़े दौड़े आए। रमेश रोते हुए बोला, तुम दोनों ठीक हो? सब मेरी गलती है। मैंने ऑटो को बस बना दिया था। हर रोज इसे थकाता रहा। अब इसमें 2-3 लोग भी नहीं झेल पा रहा। मेरी लालच ने मुझे अंधा बना दिया था। अगले ही दिन रमेश ने अपने ऑटो को गैरेज में ठीक करवाया। अब रमेश नियम से सवारी करने लगता है। लालच करने वाला न खुद चैन से रहता है, न दूसरों को रहने देता है। एक गांव में एक पंडित जी रहते थे। उनका काम था लोगों के घरों में जाकर पूजा पाठ और हवन कराना। वे बहुत साधारण जीवन जीने का दिखावा करते थे। सबके सामने सिर्फ रोटी और सब्जी खाते थे। उनका पूजा पाठ का रेट फिक्स था, पूरे 20,000 रुपए। एक दिन गांव का एक सीधा साधा लड़का राजू सड़क पर चलते हुए पंडित जी से मिला। राजू, पंडित जी, मैंने नया घर बनवाया है। घर की शुद्धि के लिए पूजा और हवन कराना है। पंडित जी, अरे ये तो सामान्य बात है, पर पूरे सामान और विधिवत पूजा के लिए 20,000 रुपए लगेंगे। राजू, क्या सिर्फ 2 घंटे की पूजा के लिए 20,000? कुछ कम नहीं हो सकता? पंडित जी, तुम्हें नहीं पता मैंने 10 साल तपस्या की है। ये काम यूं ही नहीं कर रहा हूं। अगर नहीं करानी है तो किसी और को बुला लो। राजू, नहीं पंडित जी, मैं नहीं जानता था। कृपया आप ही पूजा करें, मैं आपको पैसे दे दूंगा। फिर पंडित जी राजू के घर गए। वहां राजू की पत्नी और पिता भी पूजा में शामिल हुए। लेकिन पंडित जी ने 2 घंटे की पूजा को 1 घंटे में ही कर दिया। पंडित जी, पूजा पूर्ण हुई। अब सब लोग प्रसाद ग्रहण करें। मेरे लिए भी कुछ मीठा और अच्छा भोजन लाओ। राजू ने अच्छे से भोजन करवाया और पंडित जी ने 20,000 रुपए लेकर वहां से चल दिए। पंडित जी का घर गांव से दूर जंगल के बीचों बीच था। एक दिन 2 गांव वाले मोहन और श्याम जंगल में लकड़ियां काटने गए। तभी उन्हें पंडित जी के घर से अजीब सी खुशबू आई, शराब, फ्राइड चिकन और बिरयानी की। मोहन, भाई श्याम, ये क्या खुशबू आ रही है पंडित जी के घर से? लगता है कोई बाहरी आदमी उनके घर में घुस आया है। श्याम, बेचारे पंडित जी को कुछ हो न गया हो, चलो देख लेते हैं। दोनों चुपके से खिड़की से झांकते हैं और देखकर दंग रह जाते हैं। पंडित जी खुद किचन में बैठकर चिकन बिरयानी खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं और गुनगुना रहे हैं। पंडित जी नशे में। वाह रे जिंदगी, गांव वाले कितने भोले हैं। 1 घंटे की झूठी पूजा में 20,000 ले लिए। मुझे असली पंडित समझते हैं। अब तक तो लाखों कमा लिए। जीवन मस्त है, इतना कहकर वो शराब के नशे में वहीं सो जाते हैं। मोहन और श्याम पंडित का असली रूप देखकर दंग हो जाते हैं और मोहन और श्याम पंडित को बुलाने का नाटक करते हैं। मोहन, पंडित जी, आप अंदर हैं? आपकी पूजा की बाकी रकम देने आया हूं। पंडित जी, अरे कौन है भाई? पैसे देने आया है? रुक रुक, मैं आया। जैसे ही पंडित जी बाहर निकलते हैं, दोनों आदमी उन्हें पकड़ लेते हैं और जोर से धुलाई करते हैं। फिर उन्होंने पुलिस को बुलाया और सब सच बताया। पुलिस आई और पंडित जी को पकड़कर जेल ले गई। धोखा और लालच का अंत हमेशा बुरा होता है।